देखिए माँ जी, एक सलाह आपको यह दूंगी कि यह घर के झमेले से निकल कर थोड़ा अपने लिए भी सोचा करिए। देखिए, आप मुझसे काफ़ी बड़ी हैं और मैं आपका आदर भी करती हूँ बहुत ज़्यादा। इसीलिए बहू नहीं, बेटी की हैसियत से कह रही हूँ कि थोड़ा दूसरों की बात भी मान लीजिए। इस तरह ज़िद्दी ना बनिए, क्योंकि ज़िद में इंसान सिर्फ खोता ही है, पाता कुछ नहीं। एक बात और, अगर आपने हमेशा की तरह इस बार भी मेरे इस प्रस्ताव को नज़रअंदाज कर दिया तो पक्का मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। बस मैं नहीं जानती, आपको किसी भी कीमत पर हमारी इस कार्यक्रम में आना ही होगा। आप ही तो अकेली घर की बड़ी हैं और बड़ों बूढ़ों के आशीर्वाद के बिना शादी ब्याह के कार्यक्रम अपूर्ण ही होते हैं। परिवार की बहू के अपनेपन से भरे आग्रह को निर्मला टाल ना सकी और पहुंच गई वह भी इस पारिवारिक कार्यक्रम का हिस्सा बनने। लेकिन अंदर ही अंदर यह एक शंका खाई जा रही थी कि कहीं वह ना नजर आ जाए, जिसको वह कभी देखना भी पसंद नहीं करना चाहती। पर अंदर ही अंदर जिस बात से वह डरती थी वही हुआ। ना चाहते हुए भी वह अलका से निर्मला का सामना हो ही गया। अलका निर्मला की रिश्ते में नातिन थी, फिर भी वह उसकी आंख की किरकिरी बन गई थी। उषा की मौत हुए अभी साल भर भी पूरा नहीं हुआ था, पर अलका के चेहरे पर अपनी माँ की मौत का तनिक भी अफसोस नहीं था, बल्कि वह तो अपने पति की बाहों में बाहें डाले हंसती हुई निर्मला के सामने से निकल गई थी। यह देखकर उसका मन बेचैन हो उठा और तबीयत ठीक ना होने का बहाना बनाकर वह लौट आई थी। निर्मला की जल्दबाजी से बेटा राजेश और बहू वंदना को भी घर लौटना पड़ा। घर पहुंचते ही राजेश झल्ला पड़ा। माँ, तुम भी कमाल करती हो। जब अलका से अपना कोई संबंध ही नहीं रहा तो उसके होने ना होने से हमें क्या फर्क पड़ता है। वंदना ने भी समझाना चाहा। मम्मी जी, कब तक यू स्वयं को कष्ट देंगी आप? जिसे दुखी होना चाहिए वह तो सरेआम हंसती खिलखिलाती घूमती है। निर्मला बेटे बहू की बातों पर चुप ही रही। क्या कहती? राजेश और वंदना गलत भी तो नहीं थे। कपड़े बदलकर वह बिस्तर पर निढाल सी लेट गई, पर अशांत मन चैन नहीं पा रहा था। बार बार नातिन अलका के चेहरे में झलकती बेटी उषा की तस्वीर आंखों में तैर जाती। सहसा निर्मला के विचारों में बेटी अलका की उम्र वाली उषा याद हो आई। उषा भी बिल्कुल ऐसे ही मस्त मौला थे, पर तुनक मिजाज, जिद्दी ऐसी कि दो दो दिन तक भूखी रहती थी, पर अपनी बात मनवा के दम लेती थी। मनोज कहते भी थे कि बेटी को ज़रूरत से ज़्यादा सिर चढ़ाओगी तो पछताओगी निर्मला। पर कब ध्यान दिया निर्मला ने उन बातों पर। निर्मला की लाड प्यार की सह में तो उषा बिगड़ैल बनती गई। पिताजी का डर था तो थोड़ी बहुत उषा की लगाम कस के रखता था। वह भी उनकी अचानक मौत के बाद जाता रहा। अब वह सुबह से नाश्ता कर कॉलेज निकल जाती तो बेलगाम होकर दिन भर सहेलियों के साथ घूमती रहती। निर्मला कुछ कहती तो उषा झल्ला पड़ती। उसका समय असमय आना जाना ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। राजेश भी अब किशोर से जवान हो रहा था। उसे दीदी का देर रात तक घूमना फिरना और रोज़ अलग अलग पुरुष मित्रों का घर तक छोड़ने आना अटपटा लगता। पर क्या कहता वह? कहता तो छोटी मुंह बड़ी बात होती। एक दो बार राजेश ने माँ से कहने की कोशिश भी की, पर उषा ने घुड़क दिया। तुम अपना मन पढ़ाई में लगाओ, मेरी चिंता मत करो। मैं कोई ना समझ नहीं हूँ, अपना भला बुरा अच्छी तरह समझती हूँ। राजेश ने माँ की ओर देखा, पर वह भी बेटी का समर्थन करते हुए बोली, राजेश, तुम छोटे हो अभी, उषा बड़ी हो चुकी है। वह जानती है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत। निर्मला ने उषा को नाराज होने से बचाने के लिए राजेश को चुप तो करा दिया, पर मन ही मन वह भी उषा की इन हरकतों से चिंतित थी।
फिर भी मन के किसी कोने में यह विश्वास था कि नहीं, मेरी बेटी गलत कदम कभी नहीं उठाएगी। पर कोरी निराधार विश्वास ज़्यादा समय तक कहाँ टिक पाते हैं। आखिर वही हुआ जिसकी आशंका निर्मला को थी। एक दिन उषा बदले रूप के साथ घर लौटी। साथ में खड़े व्यक्ति का परिचय कराते हुए बोली, माँ, ये है डॉक्टर अजीत मिश्रा। उषा की शरीर पर लाल सुर्ख साड़ी, भरी मांग देखकर निर्मला को सारा माजरा समझ में आ गया। पर घर आए मेहमान के सामने बेटी पर चिल्लाने की बजाय अगले ही पल उल्टे कदमों अपने कमरों में आ गई। उषा भी अपनी माँ के पीछे पीछे कमरे में आ गई। माँ, सुनो तो। अब क्या सुना रही हो उषा? निर्मला लगभग रोते हुए बोली। तूने तो एक पल को भी अपनी माँ की भावनाओं के बारे में नहीं सोचा। अरे, एक बार कहती तो मुझसे, तेरी खुशी के लिए मैं खुद तैयार हो जाती। माँ, अजीत ने ऐसी जल्दी मचाई कि वक्त ही नहीं मिला। उषा की बात पूरी होने से पहले ही निर्मला के मन को यह बात खटक गई। जल्दी मचाई? क्यों? शादी ब्याह के कार्य जल्दबाजी में निपटाने के लिए नहीं होते उषा। और यह डॉक्टर अजीत कौन है? कहाँ का है? इसका घर परिवार अता पता कुछ जानती भी है तू या नहीं? माँ, डॉक्टर अजीत बहुत अच्छे इंसान हैं। बस मैं तो इतना जानती हूँ कि मेडिकल कॉलेज के परिसर में इनका क्वार्टर है, जहाँ यह अकेले रहते हैं। रही बाकी परिवार की बात तो अब शादी की है, हाँ, वह भी पता चल जाएगा। माँ, मैं तो एक ही बात जानती हूँ, जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भविष्य भी अच्छा ही होगा। तुम नाहक चिंता ना करो। अब उठो भी। अजीत बैठक में अकेले बैठे हैं। यह तो ठीक है कि वर्तमान अच्छा है तो भविष्य भी अच्छा ही होगा, पर इन दोनों का आधार तो अतीत ही होता है ना। किसी का पिछला इतिहास जाने बिना इस तरह आंखें मूंद कर विश्वास कर लेना मूर्खता ही तो है। निर्मला चाह कर भी नहीं समझा पाई उषा को, और अब समझाने से लाभ भी क्या था। निर्मला ने खुद के मन को ही समझा लिया कि चलो, उषा ने कम से कम ऐरे गहरे से तो विवाह नहीं रचाया। डॉक्टर है लड़का, आर्थिक परेशानी की तो बात नहीं रहेगी। 2 वर्ष भी नहीं बीत पाए और एक दिन वही हुआ जिसका डर निर्मला को था। उषा अजीत द्वारा मार खाने के बाद 6 माह की अलका को लेकर मायके आ गई थी। अजीत पहले से विवाहित 2 बच्चों का बाप था। उषा से उसने विवाह मंदिर में रचाया था कि जिसका ना कोई प्रमाण था ना ही कोई प्रत्यक्षदर्शी। बिना पूर्व तलाक के जहाँ यह विवाह अवैध सिद्ध हो गया, वहीं अलका का जन्म भी अवैधता की श्रेणी में आ गया। आज निर्मला को मनोज के वाक्य सत्य नजर आ रहे थे। उसका अंतःकरण स्वयं को धिक्कार उठा। मेरा आवश्यकता से अधिक लाड़, बार बार उषा की गलतियों पर प्रेमवश पर्दा डालने का प्रयास, उसकी नाजायज जिद का समर्थन विभत्स रूप में बदल कर ही तो मेरे समक्ष खड़ा हो मुझे मुंह चिढ़ा रहा है। अब उषा ने नौकरी ढूंढ ली। अलका को संभालने का जिम्मा अब नानी निर्मला का था। जो भूल उषा के साथ की वह अलका के साथ नहीं दोहराऊंगी, मन ही मन तय किया था निर्मला ने। पर जैसे जैसे अलका बड़ी होती जा रही थी, उषा के लाड प्यार ने उसे बिगाड़ना शुरू कर दिया था। निर्मला कुछ समझाती तो बजाय बात को समझने की उषा बेटी का पक्ष लेकर अपनी माँ से लड़ पड़ती। पिता के प्यार की भरपाई भी उषा अपनी ओर से कर डालना चाहती थी, और इसी प्रयास में वह स्वयं का ही प्रतिरूप तैयार करने की भूल कर बैठी। उषा के मामले में तो निर्मला हरदम राजेश की अनसुनी कर दिया करती थी, पर अब राजेश उन्हें मनोज की तरह ही संजीदा वह सही प्रतीत होता। अलका की 10वीं की परीक्षा थी। गणित में कमज़ोर होने के कारण उषा एक दिन आलोक नाम के एक ट्यूटर को घर ले आई और बोली, कल से यह अलका को गणित पढ़ाने आएगा। 22 साल का आलोक राजेश के मन को खटक गया, लेकिन उषा दीदी के स्वभाव को जानते हुए वह चुप ही रहा। जब भी आलोक अलका को पढ़ाने आता,
राजेश की नज़रें उनकी क्रियाकलापों का जायजा लेती रहती, कान सचेत होकर उनके बीच हो रही बातचीत पर ही लगे रहते। राजेश को भय था कि उषा दीदी की तरह ही कहीं अलका का हश्र ना हो। एक दिन राजेश ने अलका को आलोक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। शाम को उषा के दफ्तर से आते ही अलका फफक कर रोने लगी। मम्मी, राजेश मामा को समझा दो, हर समय हमारी जासूसी करते हैं। आज जरा सी बात पर सर को धक्का देकर घर से निकाल दिया। क्यों राजेश, यह किस तरह का बर्ताव है? बिना अपनी लाडली की गलती जाने समझे उषा अपनी आदत के अनुसार गरज पड़ी। दीदी, वह जरा सी बात क्या है, यह अपनी लाडली से नहीं पूछोगी? राजेश भी तमतमा गया। उषा ने इसे अहम का विषय बना डाला। ओ, तो अब हम माँ बेटी तुम लोगों को भारी पड़ने लगे हैं। लेकिन यह मत भूलो कि कमाती हूँ मैं, घर में पैसे भी देती हूँ, इसीलिए हक से रहती हूँ। तुम्हें पसंद नहीं तो हम अलग रह लेंगे। एक मकान लेने की हैसियत है मुझ में। बात बिगड़ती देख निर्मला ने दोनों को समझाना चाहा, पर उषा ठान चुकी थी। हफ्ते भर में नया मकान देखकर अलका को लेकर चली गई। आलोक फिर से उसे पढ़ाने आने लगा। न चाहते हुए भी निर्मला व राजेश चुप रहे। कहते तो सुनता कौन। उन्हीं दिनों अचानक उषा का स्वास्थ्य खराब रहने लगा। स्थानीय डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। मुंबई अथवा दिल्ली के बड़े चिकित्सा संस्थानों में दिखाने के लिए कहा गया। राजेश पुराने गिले शिकवे भूलकर दीदी को मुंबई ले आया। आखिर भाई था वह, और उसके सिवा और कोई पुरुष था भी तो नहीं घर में जो उषा के साथ बड़े शहरों के बड़े बड़े हॉस्पिटल में चक्कर काटता। डॉक्टर ने बताया कि उषा को कैंसर है, जो अंतिम अवस्था तक पहुंच चुका है। जीवन की डोर को केवल 6 माह तक और खींचा जा सकता है, वह भी केवल दवाइयों व इंजेक्शनों के आधार पर। ऐसे हालात में निर्मला व राजेश का उषा के साथ रहना निहायत जरूरी हो गया था। साथ रहते हुए राजेश को अलका व आलोक की नाजायज़ हरकतें पुनः नजर आने लगी, पर बात का बतंगड़ ना बन जाए यह सोचकर वह चुप रहा। केवल माँ से ही बात की। मौका देखकर निर्मला ने उषा को इस बारे में सचेत करना चाहा। इस बार उषा ने भी हंगामा नहीं मचाया, बल्कि अलका को बुलाकर इस बारे में बात की। अलका शायद अवसर की खोज में थी, इसीलिए साफ शब्दों में उसने कह दिया कि वह आलोक से प्यार करती है और वह भी उसे चाहता है। अगले दिन उषा ने निर्मला व राजेश को अपना निर्णय सुना दिया। राजेश, तुम पर बड़ी जिम्मेदारी डाल रही हूँ। इसी माह अलका की शादी आलोक से करनी है। उसके घर वालों से बात कर लो, वह शादी की तैयारी शुरू कर दो। सुविधा के लिए मैं अपने बैंक खाते को तुम्हारे नाम के साथ संयुक्त कर देती हूँ, ताकि पैसा निकालने में तुम्हें सुविधा हो। तुम पैसे की चिंता बिल्कुल मत करना। मैं चाहती हूँ अपने जीते जी बेटी को ब्याह कर जाऊँ। शायद यह खुद से विधि विधान से विवाह संस्कार ना हो पाने की अधूरी चाह थी, जिसे उषा अलका के रूप में देखना चाहती थी। सब कुछ उषा की इच्छा अनुसार हो गया। आलोक के दामाद बनते ही अलका ने नए तेवर दिखाना शुरू कर दिए। मम्मी, अब मैं और आलोक तो है ना तुम्हारी देखभाल करने के लिए। नानी और मामा को वापस अपने घर भेज दो। राजेश ने सुना तो खुद ही निर्मला को साथ लेकर अपने घर लौट आया। निर्मला घर आकर बार बार दवाई व इंजेक्शनों के समय पर बेचैन हो जाती कि पता नहीं अलका ठीक समय पर दवाई दे पाती है या नहीं। अभी 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे थे कि एक शाम आलोक का फ़ोन आया। नानी जी, जल्दी आ जाइए, मम्मी जी हमें छोड़कर चली गई। क्या? निर्मला सुनकर अवाक रह गई। निर्मला को साथ लेकर बदहवास सा राजेश उषा के घर पहुंचा, पर तब तक तो सारा खेल खत्म हो चुका था। सभी अंतिम क्रियाक्रम राजेश ने ही पूरा किया। अस्थि कलश के विसर्जन का समय आया तो अलका आ गई। मामा जी, पहले उस संयुक्त खाते का हिसाब किताब साफ कर दीजिए, उसके बाद कलश को हाथ लगाइएगा। रिश्तेदारों का लिहाज ना होता तो
अलका व आलोक को उनकी इस धृष्टता का राजेश अच्छा सबक सिखा देता, पर रिश्तेदारों के सामने कोई तमाशा ना हो, यह सोचकर अपने क्रोध को किसी तरह दबा लिया और अलका की इच्छानुसार कार्य करते हुए अपने सारे कर्तव्य पूरे कर दिए। निर्मला वापस लौटने वाली थी। उषा के कमरे की सफाई करते समय अचानक उनकी नज़र अलमारी में पड़ी दवा के डब्बे पर गई, जो अलका के विवाह के बाद घर लौटने से पहले राजेश ने लाकर रखा था। खोलकर देखा तो सारी दवाइयाँ व इंजेक्शन उसी तरह पैक ही रखे थे। निर्मला का माथा ठनका। तो क्या अलका ने पिछले दिनों उषा को दवाई दी ही नहीं? यह सोचकर निर्मला ने अलका को आवाज़ लगाई। क्या है नानी? खुला डब्बा दिखाते हुए निर्मला ने पूछा। अलका, तुमने अपनी मम्मी को दवाइयाँ नहीं दी? हाँ, नहीं दी। तो क्या गलत किया मैंने? तकलीफ में थी वह, और आज नहीं तो 4 माह बाद जाने ही वाली थी ना हमें छोड़कर, तो अभी चली गई। क्या फर्क पड़ गया? बेशरम, मेरी बेटी की जान लेने वाली तू चुड़ैल है, पूरी चुड़ैल। पसीने से तरबतर निर्मला हड़बड़ाकर बिस्तर से उठ बैठी। अतीत की वे यादें आज भी उन्हें बेचैन कर देती हैं। न जाने उस दिन कौन कौन सी गालियां देकर निर्मला ने हमेशा के लिए अलका से रिश्ता तोड़ दिया था। निर्मला का सिर भारी हो गया। सुना तो यही था कि बेटियां माँ का दर्द बांटती हैं, फिर अलका बेटी होकर भी अपनी माँ के प्रति इतनी कठोर कैसे बन गई? शायद उषा की शिक्षा संस्कार में ही कोई कसर रह गई थी। आखिर बेटी अपनी माँ से ही तो संस्कार पाती है। नहीं नहीं, फिर तो पूरी गलती उषा की भी नहीं है, गलत तो मैं ही थी। उषा ने तो वही संस्कार अलका को दिए जो मुझसे पाए थे। काश मैंने उषा को सहज कर रखा होता तो आज उसकी संतान में उस कुटिल व्यक्ति का कलुषित खून ना होता, जो आज उसका पिता ना होकर भी पिता था। काश मैंने उषा की नाजायज बातों पर प्रेमवश पर्दा डालने के बजाय उसे ऊंच नीच का ज्ञान कराया होता। उसकी हर गलत बात पर किए गए मेरे समर्थन का नतीजा ही तो था जो उषा स्वभाव से अक्खड़ बन गई थी। उषा ने भी तो वही सब अलका को दिया जो मैंने परवरिश में उसकी झोली में डाला था। अब जब भी अलका से निर्मला का सामना होता, वह अपने इन्हीं विचारों के अनसुलझे मकड़जाल में फंस कर रह जाती। अपने लाड़ के अतिरेक से ही तो अपनी बेटी को खो चुकी थी वह, और शायद बेटी की इस बेटी को भी। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। साथ पढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी। कभी भी बहू की डिलीवरी हो सकती है। शशिकला के मन में एक हसरत जन्म ले रही थी, काश बेटा हो जाए। फिर सोचा, क्या उसकी सोच ठीक है? उसने तो कभी बेटा बेटी में फ़र्क नहीं समझा था। वह एक नए जमाने की स्त्री थी, तो क्या वह अतीत में चली गई है? अपनी बिन सिर पैर की सोच पर उसे हंसी आ गई। अपनी सास व माँ की उम्र की होते ही उसकी सोच भी वैसे ही चलने लगी थी शायद। विकास के पापा इन बातों को पसंद नहीं करते थे। वह कहते कि पुराने लोगों की बातें उनके साथ ख़त्म हो गई हैं, आप अपनी सोच को बदल लो। लेकिन पढ़ लिख कर भी हमारी जड़ों में रूढ़िवादिता भरी रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी कई बातें हमें घुट्टी में पिला दी जाती है शायद। तभी तो बहू के लिए देसी घी की पंजीरी बनाकर शशिकला साथ लाई थी। न मालूम आज की मॉडर्न बहू खाए या ना खाए, लेकिन हमारे यहाँ डिलीवरी के बाद 40 दिनों तक हर सुबह दूध के साथ पंजीरी खाई जाती है। देखें इन मान्यताओं को कितना मान मिल पाता है अमेरिका में रहते बच्चों से। खैर, इसी ऊहा-पोहम व विचारों की कड़ियों ने शशिकला को सफ़र का पता ही नहीं चलने दिया। वह एयरपोर्ट पहुंचकर भी तरोताज़ा दिख रही थी। दूर से विकास को अपनी ओर आते देखकर माँ का चेहरा खिल उठा। उसे गले लगाते ही मानो सफ़र के 24 घंटे हवा में उड़ गए। माँ की आंखें छलछला आई। ममता की पैनी नज़र ने भाप लिया कि दोनों थके थके से लग रहे थे। अपने देश में तो ऐसे हाल में बहुएं नखरे करती हैं कि काम नहीं होता, चला नहीं जाता, लेकिन बाहर वे नौकरी के साथ साथ घर का भी पूरा काम स्वयं करती हैं।
माँ के आ जाने से उन दोनों को राहत मिली। वह घर का एकाकीपन भी दूर हुआ। शशिकला के भीतर भी ममत्व का सागर उमड़ रहा था। वह बहू को हर तरह का आराम देने का प्रयत्न करती। सुजाता ने भी प्रसन्नचित होकर माँ को बेबी नर्सरी दिखाई, जिसमें 4 रंगों की सजावट थी। वैसे लड़की के होने पर पिंक और लड़के के होने पर ब्लू नर्सरी सजाई जाती है। बच्चा होने के पहले कोई दोस्त या रिश्तेदार बेबी शावर या पार्टी देकर सबको बुलाकर बच्चे का सामान गिफ्ट करते हैं। आखिरकार शशिकला की अनजानी हसरत पूरी हो ही गई। वक्त आने पर वह नन्हे निमित की दादी बनी। वह यह जानकर हैरान हुई कि कार सीट के बिना आप बच्चे को अस्पताल पर घर नहीं ले जा सकते, और अगर कार सीट ठीक नहीं लगी तो $500 फाइन देना पड़ता है। यह अमेरिका का सख्त कानून है। हमारी तरह गोद में लेकर कार में नहीं बैठ सकते। खैर, ढेरों फोन आ जा रहे थे। शशिकला का मन करे कि घर में बाजे बजे, खुसरे नाचे और लोग बधाई देने आए। उसे स्वयं पर हंसी आ रही थी। आज वह अपनी सांस जैसी हो रही थी। वैसे विकास के दोस्त व उनके परिवार फूल, गुब्बारे व गिफ्ट लिए बधाई देने आ रहे थे, पर उसे सभी अपने याद आ रहे थे। परदेश में उनकी कमी बहुत खटक रही थी। वैसे व्हाट्सएप पर सबको निमित की पिक्चर्स भेज दी गई थी। सुबह सबके उठने से पहले ही शशिकला किचन का काफ़ी काम निपटा लेती थी। विकास तैयार होकर ही कमरे से बाहर निकलता और बिना कुछ खाए पिए ही ऑफिस चला जाता था। माँ का दिल रो उठता, लेकिन उसे अब ऐसी ही आदत हो गई थी। वैसे रात को गर्मा गर्म खाना मिलने पर उसका चेहरा प्रफुल्लित हो उठता। इसी में शशिकला का मातृत्व संतुष्ट हो जाता। उस पल विकास के पापा को अकेले छोड़कर 7 समुंदर पार आना सार्थक हो जाता। एक दिन बहू सुजाता ने पूछा, माँ, यह ऑफिस टेबल खाने के कमरे में कैसा लगेगा? बेबी नर्सरी में ठीक नहीं लग रहा है। शशिकला ने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। जब रात को विकास खाना खाने बैठा तो बिना बुलाए मेहमान की तरह ऑफिस टेबल को खाने के कमरे में देखकर हैरान हो पूछ बैठा कि यह टेबल यहाँ क्या कर रहा है। छुटते ही सुजाता बोली, माँ ने कहा यहाँ अच्छा लगेगा, वहाँ निमित की नर्सरी में जगह कम है। तभी विकास गुस्से से बोला, माँ, आप चैन से क्यों नहीं बैठ सकती? शशिकला के चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। हकीकत बताने को शशिकला मुंह खोलने ही लगी थी कि देखा बेटा खाना खा रहा है, कहीं खाना बीच में ही ना रह जाए। यह सोचकर वह चुप ही रही। सोचा कोई बात नहीं। सुजाता ने उसकी आड़ लेकर अपने मन की बात कर ली। उधर मौके का फ़ायदा उठाकर सुजाता दुगने जोश से पूछने लगी, आइसक्रीम विद केक चलेगी ना? उस रात शशिकला सुजाता की चालाकी पर सोचती बेचैन रही, ठीक से सो नहीं पाई। सुजाता कमरे की दीवारों के भीतर ही निमित को नहला धुलाकर दूध पिलाकर सुला देती। शशिकला निमित को गोद में लेने के सपने संजोती रह जाती। बंद कमरे को खटखटाना तो वैसे ही सुजाता को पसंद नहीं था। भीतर से ही निमित के रोने की आवाज़ें आने पर शशिकला तड़प जाती थी। सुजाता के बदले हुए व्यवहार एवं बेरुखी से उसे इस घर में अपनापन महसूस नहीं होता था। सुजाता अधिकतर कमरा बंद ही रखती। शशिकला कहती कि तुम नहा धो लो, मैं निमित को संभालती हूँ, लेकिन वह उसे सुलाकर ही नहाती। शाम को विकास के घर आते ही उसे थमा देती कि अब तुम अपने हिस्से का संभालो। तब वह माँ को पकड़ा देता। निमित को बाहों में लेते ही शशिकला का रोम रोम खिल उठता। होठों से मातृत्व लोरियों के रूप में प्रस्फुटित होने लगता। माँ के इस रूप को देखकर विकास मंद मंद मुस्काता। सारे दिन में बस यही कुछ पल शशिकला को पोता खिलाने के मिलते थे। रात को बिस्तर पर अकेली पड़ी शशिकला सोचती कि उसका मन यहाँ बिल्कुल नहीं लग रहा है, फिर भी पुत्र के मोह की मारी यहाँ पड़ी है। दुख का कारण मोह ममता ही तो है। उसे अपनी भावनाओं पर अंकुश रखना होगा। यहाँ के लोगों का रहन सहन व उनकी सोच हमसे भिन्न है। शशिकला जिस दिन अमेरिका पहुँची थी, उसी दिन सुजाता ने जो तौलिया उसे नहाने के लिए दिया था, वह पुराना घिसा हुआ किनारे से फटा हुआ था। पहले तो शशिकला दूसरा तौलिया मांगने लगी, फिर कुछ सोचकर उसने उसी से नहा लिया। अगले दिन दूसरा फ्रेश तौलिया मांगने पर सुजाता ने कहा कि रात को धुलने के बाद सुबह आपको यही मिल जाएगा।
शशिकला ने सरलता से कहा कि घर में मेहमान को हमेशा अच्छा तौलिया देते हैं, जैसे आपके हैं, घिसा हुआ नहीं देते। तभी बहू सुजाता तपाक से बोली थी कि वे तो घर की हैं, मेहमान थोड़े ही हैं। तब शशिकला उसकी फुर्ती व हाजिर जवाबी के कायल होकर रह गई थी। वह तभी बाहर लॉन में जाकर बैठ गई थी। उसे लगा था धूप कुछ गीली सी हो गई है, मन पर हल्का सा बोझ आ गया था। सुजाता की शॉपिंग की लिस्ट इतनी लंबी थी कि उसकी भरपाई उसे अपना तौलिया निकाल कर करनी पड़ी थी। खैर, इतनी छोटी सी बात पर मूड क्या खराब करना, यह सोचकर वह नॉर्मल हो गई थी। छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। लेकिन शशिकला विकास को कुछ भी नहीं कहती थी। एक दिन शशिकला ने अपना एक सूट हाथ से धो लिया क्योंकि उसका रंग निकलता था। बाहर सूखने डालने को ले जाते हुए लिविंग रूम के कालीन पर कुछ बूंदें पानी की टपक गई। सामने सोफे पर बैठी सुजाता जोर से चिल्ला उठी, क्या करती हैं आप? पता नहीं लगता सारा कारपेट खराब हो गया। यह कोई इंडिया है? विकास भी पास बैठा कुछ पढ़ रहा था। माँ का चेहरा ही देखते वह सकपका गया। बोला कि कोई बात नहीं, आराम से बात करो। पर माँ के अहम को ठेस लगी थी। वह बाहर धूप में सूट डालने के बाद वहीं पेड़ के नीचे जाकर बैठी रही। उसके मन की चोट आंखों की कोरों से आज फिर बह निकली थी। गीली कोरों से सब और धुंधला दिखाई दे रहा था। वह अपने घर के आंगन की यादों के घेरे में लिपटी सांझ का धुंधलका छाने तक वहीं बैठी रह गई थी। कई कई बार शशिकला खाना नहीं खाती थी, पर उन दोनों को पता ही नहीं चलता था। अब तो सुजाता की हरकतें असहनीय होती जा रही थीं। वह गाजर मटर की सब्जी बनाने लगी तो सुजाता ने उसके सामने से गाजरें उठाकर फ्रिज में रख दी। केवल 2 गाजरें देकर कहा कि केवल अपने लिए बना लो, बस हम नहीं खाएंगे। शशिकला को लगा उसके दिल में दर्द हो रहा है। सुजाता से उसे ऐसा व्यवहार कभी भी अपेक्षित नहीं था। उसने उस दिन कुछ नहीं बनाया, केवल एक केला खा लिया। देखती क्या है कि सुजाता फ्रीजर से सामान निकालकर बर्गर बना रही है। साथ में सूप का टिन काट कर सूप गर्म कर कर ले रही है। अधिकतर अब वह ऐसा ही करती है। कभी पास्ता, कभी चाइनीज़, कभी सैंडविच बनाती, वह स्वयं ही खा जाती। वह जानती थी कि शशिकला मॉडर्न है, सब कुछ खाती है, पर उसने कभी औपचारिकता निभाने को भी शशिकला को खाने को नहीं पूछा था। अब ऐसे माहौल में तो किसी का भी रहना मुश्किल है, सो शशिकला का भी अब और ठहरना मुमकिन नहीं था। वैसे वह अपने पति व बेटी को फ़ोन पर यही कहती कि उसका मन खूब लग गया है। इतने ढेर सारे पैसे खर्च करके वह इतनी दूर बच्चों की मदद के लिए आई थी। किस मुंह से वह जल्दी वापस आ जाए? उसने देखा कि ये लड़कियां बहुत चुस्त हैं, इन्हें मदद की ज़रूरत नहीं है। ये पति से पूरा काम करवा लेती हैं। यहाँ का कल्चर उन्हें यही सिखाता है कि बच्चा दोनों की बराबर जिम्मेवारी है, जबकि यह कल्चर यहाँ बहु विवाह के कारण पनपा है। सारा का सारा दिन घर में अकेली पड़ी रहना या बहू का बंद दरवाज़ा देखते रहना, आखिर ऐसे कैसे वक्त कट सकता है? सुजाता तो भीतर टीवी पर अपने पसंद के प्रोग्राम देखती रहती थी। शशिकला को इनके प्रोग्राम्स नहीं भाते थे। उसने सोचा बहुत हो गया। उसने विकास से कहा कि उसका मन नहीं लग रहा है, अब वह वापस जाएगी। सुनते ही सुजाता बोली, मेरी मम्मी अगले महीने आ रही हैं, कुछ दिन हम मैनेज कर लेंगे। आप माँ की टिकट करा ही दें। शशिकला ने राहत की सांस ली। अपने अंतस में बहते ममत्व के झरने पर उसने बांध लगा दिया। विकास ने सोचा कि अब माँ को थोड़ा घुमा दिया जाए व शॉपिंग करा दी जाए। अगले ही दिन शनिवार था। वह माँ को घुमाने ले गया। वहाँ के मॉल से शॉपिंग करके वे इटालियन फूड खाकर शाम को घर लौटे। आते ही सुजाता उन पर बरस पड़ी। तुम्हें फालतू के कामों के बीच ध्यान ही नहीं रहता कि अपना बच्चा कितना रो रहा होगा। हद है तुम्हारी लापरवाही की। सुनते ही विकास दोषी महसूसने लगा। सुजाता ने तो खैर क्या पूछना था कि कहाँ रहे या क्या लाए, जैसे कोई मतलब ही नहीं। शशिकला सामान लेकर कमरे में जाकर धम से बैठ गई। आदर ना सही, तिरस्कार सहन नहीं हो पाता किसी से भी। उसने सोच लिया कि बच्चों का प्यार मृग मरीचिका है, इसके छल से बचना ही होगा। 2 दिन बाद एयरपोर्ट पर विकास के पापा ने उसका निस्तेज चेहरा देखा। कुछ नहीं बोले, मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। जरा रुकना, कहकर शशिकला ने अपने पर्स से पासपोर्ट निकालकर उसे फाड़कर
पास पड़ी कूड़ेदान में फेंक दिया और मुस्कुराती हुई उनके साथ हो ली। वे भी मंद मंद मुस्कुराते हुए उसके आवेग को शांत व स्थिर होते हुए देख रहे थे। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।